नमस्कार, माई सेल्फ गुनदीप सिंह, प्रोफेसर स्किल बूस्टर इंडिया। आज के हम स्टार्टअप के प्रॉब्लम सॉल्विंग चैप्टर में सीखेंगे हाउ टू फॉर्म अ डिसीजन मेकिंग यूनिट, कि हम डिसीजन मेकिंग यूनिट कैसे फॉर्म की जाती है और कैसे ये काम करती है। यहाँ पे हम एक गोल्डन स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट करेंगे। योर टारगेट कस्टमर श्योरली हैव अ डिसीजन मेकिंग ग्रुप मोर देन 1%। जब भी हम कोई भी डिसीजन फॉर्म करते हैं कि हमारा डिसीजन है बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, कि हमारा जो डिसीजन है वो ऐसा तो नहीं होता कि हम जो भी डिसीजन लेते हैं कि सिंपली मेरे माइंड में कोई थॉट आया और मैंने डिसीजन ले लिया। और उस ग्रुप में कोई भी हो सकता है, कि हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, हमारी फैमिली भी हो सकती है और हमारे प्रोफेशनल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। उसमें जो मैटर करता है वो जो हमारे ग्रुप है, हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, कि उनका जो डिसीजन है वो हमारे डिसीजन को प्रैक्टिकल फॉर्म देने में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि जब मैं कोई कार खरीदने जाता हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैंने सोचा कि हाँ मैंने ये कार देखी भाई टीवी पे या इंटरनेट पे और मैं शोरूम में गया और सीधा जाके मैंने कार बाय कर ली। मैं सबसे पहले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उनको कंपैरिजन करता हूँ, उनके द्वारा जो है कार के कंपैरिजन करता हूँ, कार के फीचर्स कंपैरिजन करता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे फ्रेंड सर्कल से पूछता हूँ कि हाँ भाई मैंने ये कार लेनी है, आपका इसके बारे में क्या रिव्यू है। या जिन लोगों ने वो ऑलरेडी कार बाय की हुई है उनसे पूछता हूँ भाई ये वाली कार मैंने बाय करनी है, आपने ऑलरेडी की हुई है, आपको इसका कैसे एक्सपीरियंस रहा है, माइलेज कैसे रही है, इसका आपको कंफर्टेबल जोन कितना है। सो इस प्रकार से जैसे जैसे मैं कंपैरिजन करता जाऊंगा अपने मैं डिसीजन मेकिंग के नजदीक पहुंचता जाऊंगा। ऐसे जो सारे फैक्टर हैं ये मेरी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो DMU है उसको समझना बहुत ही जरूरी है। हमारी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया, कोर के बारे में समझ लिया, कस्टमर पर्सोना के बारे में समझ लिया और अपने कॉम्पिटिटिव चार्ट के बारे में समझ लिया। और अगर हम यहाँ पे DMU जो है डिसीजन मेकिंग यूनिट है इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आई गारंटी यू कि आप मार्केट में एक बहुत ही सही और सुटेबल प्रोडक्ट जो होगा कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा वो लेकर आएंगे और आपकी सक्सेस को कोई भी रोक नहीं सकता। आई गारंटी यू विल नेवर लूज योर कस्टमर्स। और यहाँ पे जो हमारे DMU में कुछ फैक्टर आते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं हमारी डिसीजन को बहुत ही एक्टिवली प्रमोट करते हैं कि जो हमारा डिसीजन है भी हाँ भाई मैंने भी ये जो प्रोडक्ट लिया था, हाँ बहुत ही मजा आया, बहुत अच्छा था, मैंने प्रोडक्ट लिया। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज देते हैं। उनके रिव्यूज होते हैं कि हाँ भाई लिया तो था मैंने प्रोडक्ट, यूज भी किया, लेकिन वो मजा जहाँ नहीं आया कि मैंने लिया था प्रोडक्ट, इसकी मेंटेनेंस ज़्यादा थी, गाड़ी ली है माइलेज ज़्यादा नहीं थी, कंफर्टेबल नहीं था, इसकी मेंटेनेंस ज़्यादा थी, काइंड ऑफ बहुत सारे जो फैक्ट्स होते हैं हमको मिक्स्ड रिव्यूज़ देते हैं। सो इन सबको समझना भी एक अच्छे DMU यूनिट को फॉर्म करने के लिए, समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि जब भी कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट बाय करता है तो उसका जो अल्टीमेटली जो मैसेज है वो लास्ट में जो है वो अपनी डिसीजन मेकिंग यूनिट तक पहुंचना चाहिए। ये जो सारे ही डिसीजन मेकिंग यूनिट के इन्फ्लुएंसर्स हैं, पार्ट्स हैं, उनके तक भी हमारे प्रोडक्ट का मैसेज पहुंचना चाहिए कि अगर मैंने जो प्रोडक्ट बाय किया है तो जो मेरे आगे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो एज ए मैं इन्फ्लुएंसर काम करने वाला हूँ आगे, उनके तक भी जो मेरा मैसेज है वो श्योरली जाना चाहिए। यहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं जो कि हमारे इन्फ्लुएंसर्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चैंपियन, सेकंड एंड यूजर एंड प्राइमरी इकोनॉमिक फैक्टर। हम ये भी तीनों रोल्स को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहना, आगे चल के ये वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आई एम श्योर। और जैसे कि मैंने बताया कि जो फर्स्ट रोल है चैंपियन। चैंपियन का क्या काम होता है कि उसने हमारे जो भी कंपनी है वो एक फेस हायर कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कार को सेल करने वाली कंपनी है, वो क्या करती है कि एक फेस हायर कर लेती है, कोई सेलिब्रिटी हायर कर लेती है, कोई फिल्म स्टार हायर कर लेते हैं, जो कि हमें मोटिवेट करता है कि वो प्रोडक्ट बाय करे। ऐसा नहीं होता कि वो एक एक कस्टमर के पास जाके कहता है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट खरीदो, ये प्रोडक्ट खरीदो, ये प्रोडक्ट खरीदो। लेकिन फिर भी उसका जो इन्फ्लुएंस होता है, उसका जो हमारे डिसीजन मेकिंग पे असर होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। उसके बाद वो आते हैं एंड यूजर्स। एंड यूजर्स कौन होते हैं? जो एक्चुअली वो उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, कि अगर मैंने कार को बाय करके यूज कर रहा हूं तो मैं उसका एंड यूजर हूं। और लेकिन जो थर्ड फैक्टर है वो है प्राइमरी इकोनॉमिक फैक्टर। प्राइमरी इकोनॉमिक फैक्टर क्या होता है कि पैसे कोई और दे रहा है और यूसेज कोई और कर रहा है। लाइक मैंने कार ली है, मैंने पे किया है, लेकिन यूज मेरे बच्चे कर रहे हैं या मेरी फैमिली कर रही है। प्राइमरी इकोनॉमिक फैक्टर का केस मोस्टली B2B के केसेस में देखा जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी भी कंपनी ने कोई ERR इंप्लीमेंट करना है तो वो उसमें 2 तरह की टीम्स होती है, एक तो टेक्नोलॉजी टीम होती है, एक परचेजिंग टीम होती है। टेक्नोलॉजी टीम ने जो होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसमें जो फीचर्स है और उसकी जो कंपैरिजन करना होता है कि हाँ अगर हम इतना पे करके ये प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इसके बिहाफ पे हमें या इसके कंपैरिजन हमें कोई सस्ता प्रोडक्ट सेम क्वालिटी से मिल रहा है या नहीं। टेक्नोलॉजी टीम का ये काम होता है कि उन्होंने बाकी प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग देखकर हमें जो हम बाय कर रहे हैं उसकी क्वालिटी हमें बतानी होती है कि हाँ भाई ये बेस्ट प्रोडक्ट है। और उसके बाद आती है परचेजिंग टीम। परचेजिंग टीम का जो काम होता है कि सिंपल होता है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी टीम ने जो प्रोडक्ट पास कर लिया उसका पेमेंट कर देना है। लेकिन यहाँ पे जो एंड यूजर्स होते हैं वो तो कोई और ही होते हैं।
वो हमारे कस्टमर्स भी हो सकते हैं, हमारे रिटेलर्स भी हो सकते हैं, वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हो सकते हैं, या कोई भी एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात जो है कि चेक किसने किया, टेक्नोलॉजी टीम ने किया, पे किसने किया, परचेजिंग टीम ने किया, और यूज कौन कर रहा है, यूज एंड यूजर्स कर रहे हैं। सो ये एक बेस्ट एग्जांपल है प्राइमरी इकोनॉमिक फैक्टर की। यही सेम केस हम B2C में भी देखते हैं। मे बी यू आर एंड यूजर, मे बी यू आर इन्फ्लुएंसर ऑल्सो, कि आप एंड यूजर भी हो सकते हो, इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हो, लेकिन वहां पे एक चैंपियन होगा जो कि आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा। सो ये सभी जो रोल हैं ये DMU को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं इसके कुछ सब रोल्स के साथ, एडिशनल रोल्स के साथ, जिसमें सबसे पहले आता है कि प्राइमरी सेकेंडरी इन्फ्लुएंसर, उसके बाद अ पर्सन विद वीटो पावर, एंड थर्ड वन इज परचेजिंग डिपार्टमेंट। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट फैक्टर होता है, जो प्राइमरी सेकेंडरी इन्फ्लुएंसर होता है, ये एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होता है जो कि हमारे डिसीजन मेकिंग को बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। ये भी कोई भी हो सकता है, काइंड ऑफ कोई इंडिविजुअल हो सकते हैं, कंपनीज हो सकती है, वेबसाइट्स हो सकती है, मीडिया हो सकता है। यहाँ पे मैं फिर एक एग्जांपल के साथ आऊँ कि जैसे मैं कार बाय कर रहा हूँ, कि मैंने सिंपली कार बाय करने से पहले नेट पे गया, लाइक मैंने मारुति सुजुकी देखनी है, उसके मैंने कोई फीचर्स किसी कार के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, और सडनली मैं देखता हूँ कि यार जो मारुति सुजुकी से ये फोर्ड है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शंस दे रही है, वो ज़्यादा बेटर फीचर्स दे रही है। अपना फोकस शिफ्ट कर देता हूँ कि मैंने मारुति सुजुकी नहीं लेनी, मैं फोर्ड ले रहा हूँ। इस प्रकार से ये जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ये भी हमारी डिसीजन मेकिंग को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। और उसके बाद आते हैं हमारे वीटो पावर। आपने वीटो पावर वर्ड यूजली सुना होगा कंपनीज के मैटर में, कि हाँ कंपनीज में कोई ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनके पास मैक्सिमम शेयर्स होते हैं, जिसकी वजह से उनके पास एक काइंड ऑफ राइट्स होते हैं कि वो हायर अथॉरिटीज के डिसीजन को भी अल्टर कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, सपोज किसी भी CTO ने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, और वो अपने जो को एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके उसके सब एम्प्लॉयज़ हैं, उनको बोलता है भी मैंने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और इसकी कीमत 20 लाख रुपए है। लेकिन उसी कंपनी का जो CFO है वो कहता है भाई नहीं, ये जो सेम सॉफ्टवेयर है, सेम फैसिलिटी के साथ, सेम फंक्शंस के साथ मैं 5 लाख में इंस्टॉल करवा सकता हूँ। इसी प्रकार से जो CFO है कंपनी के पास, उसके पास एक वीटो पावर है, वो जो अपनी हायर अथॉरिटीज हैं उनको एक बेस्ट ऑप्शंस देके अब जो अच्छा है उनके लिए वो बता के उनके डिसीजन को चेंज कर सकता है, एक अच्छी डायरेक्शन में मोल्ड कर सकता है। उसके बाद जो लास्ट वन जो आता है वो हमारा परचेजिंग डिपार्टमेंट। भाई इसका सबसे एक आसान सा काम होता है, इसने सस्ते रेट में सेम प्रोडक्ट को प्रोवाइड करवाना है। जैसे कि मेरी बात ले लो, अगर मैं किसी कंपनी में परचेजिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, कि मेरा क्या काम होगा कि मैं देखूंगा पहले कि मार्केट में जो प्रोडक्ट है जो मेरी कंपनी को में रिक्वायर्ड है वो सस्ते रेट में लेकिन सेम क्वालिटी का कैसे प्रोवाइड कर सकता हूँ। कि जैसे कोई और जो प्रोडक्ट है उसको 100 रुपये में खरीद कर ला रहा है कंपनी के लिए, लेकिन मैं अपने लिंक से, अपनी नॉलेज के साथ वही प्रोडक्ट है जो 80 रुपीज़ में बाय करके ला रहा हूँ, तो अगर मैं अपने जो सीनियर्स हैं उनको ये बताऊंगा भाई देखो मैंने ये प्रोडक्ट जो 100 रुपये में मिल रहा था वो मैंने 80 रुपीज़ में ला कर दिया है, तो इस प्रकार से मेरी क्या होगी भाई, मेरी वाह हो जाएगी। ऐसे ही जो होता है जो कंपनी का परचेजिंग डिपार्टमेंट काम करता है। सो यहाँ ये जो तीनों रोल हैं, जो सब रोल्स हैं, इनको समझना बहुत ही जरूरी है आपकी डिसीजन मेकिंग यूनिट के लिए। और आगे हम बढ़ते हैं और हम सीखते हैं कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड आर DMU, कि ये डिसीजन मेकिंग यूनिट है इसको समझना इतना ज़रूरी क्यों है। सो ये ज़रूरी इसलिए है कि आप अपने प्रोडक्ट के थ्रू, अपने प्रोडक्ट के बारे में जिसको भी जो भी मैसेज देना चाह रहे हैं वो पहुंचना आपके डिसीजन मेकिंग यूनिट तक बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं आपको B2B की एक एग्जांपल देना चाहूँगा। एक पोजेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है जो एक बहुत ही फेमस कंपनी है ऑल ओवर इंडिया, और इनके इंडिया के बाहर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर काम करते हैं। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं होटल्स को और रेस्टोरेंट्स को। सो ये जब भी अपना डिसीजन मेकिंग यूनिट फॉर्म करते हैं तो इनकी मीटिंग्स में होटल्स के ओनर्स, इनके एंड यूजर्स, कस्टमर्स जो होते हैं, जो इनका पूरा टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, टीम्स होती हैं, और साथ में जो मीटिंग्स होती हैं उनमें इनके वेटर्स भी आते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो कस्टमर्स से डील करनी होती है वो वेटर्स नहीं करनी होती है, वो ही उनके ऑर्डर्स लेते हैं। सो इस प्रकार से जो ये सभी जो इन्वॉल्व होते हैं इन मीटिंग्स में, इन सभी के रिव्यूज के बिहाफ पे इनकी जो डिसीजन मेकिंग है उसको फॉर्म किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको B2C की देने जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कोई पतंजलि का प्रोडक्ट बाय करने जा रहा हूँ अपने पेरेंट्स के लिए, कि हम मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी पतंजलि का कोई मेडिसिन है या कोई भी ईटेबल प्रोडक्ट है वो बाय करने जा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं एक काइंड ऑफ प्राइमरी इकोनॉमी फैक्टर हूँ कि मैं पतंजलि के स्टोर में जाता हूँ, उनको बोलता हूँ भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, और वो मेरे को प्रोडक्ट के बारे में फीचर्स बताते हैं, उसकी फैसिलिटीज, जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में सब बताते हैं कि भाई ये जो क्वालिटीज है ये आपके प्रोडक्ट, ये आपको इस प्रोडक्ट के साथ मिल रही हैं। और यहाँ पे मैं एक क्या हूँ, प्राइमरी इकोनॉमिक फैक्टर हूँ। एंड यूजर कौन है, वो मेरी फैमिली है, वो मेरे पेरेंट्स हैं।
और यहाँ पे वो पतंजलि वाले जो है वो मेरे को कन्विंस करेंगे कि हाँ अपनी फैमिली के लिए आप ये जो प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। सो इस प्रकार से ये जो सभी रोल्स हैं ये समझने बहुत जरूरी है आपको एक्चुअल एक सक्सेसफुल DMU यूनिट को फॉर्म करने के लिए। सो आज की इस वीडियो में हमने डिसीजन मेकिंग यूनिट के सभी रोल्स डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने इसके प्राइमरी रोल्स और उसके कुछ सब रोल्स भी डिस्कस किए हैं, अलॉन्ग विद मैंने उसको क्लियर करने के लिए एग्जांपल्स भी शेयर किए हैं। सो इस प्रकार से जब इनके बिहाफ पे आप अपना डिसीजन मेकिंग यूनिट को फॉर्म करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके जो बिजनेस का स्टार्टअप है वो एक्चुअली जो मैंने रीजंस बताए हैं उनकी वजह से तो बिल्कुल भी फेल नहीं होगा। तो इस प्रकार आप अपने सक्सेस की और स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने DMU के बारे में, डिसीजन मेकिंग बारे में बहुत ही डीप तरीके से सीखा है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट में जरूर बताना। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया।